एंजम्बलिंग। सो एंजम्बलिंग क्या होता है? सो हम क्या करते हैं, वीक ऑफ सॉरी ग्रुप ऑफ लर्नर्स लेते हैं, ग्रुप ऑफ मॉडल्स लेते हैं, उनको साइमल्टेनियसली या एक साथ हम क्या करते हैं, मॉडल करवाते हैं, ट्रेन करवाते हैं एंड क्या करते हैं, डेटा उनको देते हैं ताकि वो बेस्ड ऑन देयर प्रेडिक्शन दे गिव यू आउटपुट। एंड जो भी मॉडल, हर एक मॉडल जो हम लगा रहे हैं जो आउटपुट देगा, वो आउटपुट का हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम जिसको वोट जाएगा क्लास को, तो हम वो डिक्लेयर करें, दैट विल बी आवर फाइनल प्रेडिक्शन। सो ये एंजम्बलिंग में हमने कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, राइट? वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजम्बलिंग टेक्निक्स। ये बेसिक टेक्निक्स है जहाँ पे सिंपल वोटिंग हो सकता है, या तुम एवरेज वोटिंग ले लो या वेटेड एवरेज ले लो। ये हम लोगों ने देखा कि ये जो चीजें हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजम्बलिंग टेक्निक्स है। एडवांस टेक्निक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेव एग्रीगेशन में, एंड वी सॉ इन नेव एग्रीगेशन, दैट गिवन अ बंच ऑफ वीक लर्नर्स, वो क्या करेगा, हर एक का आउटपुट लेगा एंड ये वोटिंग क्लासीफायर है जिसके बेसिस पे क्या होने वाला है, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्लासीफाई होने वाला है, वेदर इट इज बिलोंग टू क्लास ए और बी, दैट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन दिस वोटिंग क्लासीफायर। एंड हमने देखा ये वोटिंग क्लासीफायर में दो टाइप के होते हैं, तो कौन से हमने देखा, एक होता है हार्ड वोटिंग। So we saw hard voting and there is soft voting. So when we say hard voting is nothing but your maximum votes. तो जिसको maximum vote गया है उसको वो क्या करने वाला है, it is going to declare that thing, that class is the output. वहीं पर सॉफ्ट वोटिंग क्या करने वाला है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेबल, क्लास लेबल। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आया फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, सो फॉर क्लास ए की सारी प्रोबेबिलिटीज निकाले जाएंगी, क्लास ए को ही फोकस किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी जो भी आंसर आया, अगर 50% अबाव है तो वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा वो क्लास को बिलोंग करता है। ये हमने नेव एग्रीगेशन में देखा था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम दो चीजें करने वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे स्टैकिंग, बहुत इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एंड हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं बैगिंग, ठीक है, जो रैंडम फॉरेस्ट जिसके बेसिस पे वर्क होता है। तो आज ये दो मॉडल्स ही हम करने वाले हैं एंड हम स्टार्ट करेंगे विद बूस्टिंग। व्हाट इज बूस्टिंग, वी विल सी व्हाट इट इज, ठीक है। सो दिस विल बी फॉर टुडे एंड टुमारो I will teach AdaBoost and for next week you guys have to come and learn this. तो ये दो एल्गोरिदम्स तुमको पढ़ के आने, ठीक है। I will teach AdaBoost, AdaBoost मैं पढ़ाऊंगी, ग्रेडियंट बूस्टिंग और XG बूस्ट तुम लोग करके आओगे, बिकॉज इट इज अगेन बूस्टिंग टेक्निक्स। मतलब एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हैं। सो इधर यू कैन गो फॉर AdaBoost, इधर यू कैन टेक ग्रेडियंट बूस्टिंग, यू कैन टेक XG बूस्ट, तुम कोई भी बूस्टिंग टेक्निक ले सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आई एम जस्ट टीचिंग वन, आई विल बी टीचिंग वन एंड मैं दूसरा दो टेक्निक तुम्हारे से करवाने वाली फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो ये एक मैं होमवर्क अभी से बता रही हूँ कि तुम लोगों को ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्सजी बूस्ट देखना है। फिर हमारा क्लस्टरिंग में एक एल्गोरिदम बचता है और सुपरवाइज में एक, एंड देन लास्टली हमारा फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन में 4-5 तरीके हैं, वो हम पढ़ेंगे एंड वी विल बी कंप्लीटिंग आवर एमएल सिलेबस, ठीक है। सो फॉर राइट नाउ वी विल कम बैक टू आवर टॉपिक विच इज व्हाट, स्टैकिंग एग्रीगेशन। नेव एग्रीगेशन हम लोगों ने देख लिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक? वी ऑल आर अवेयर स्टैकिंग क्या होता है। सो वी ऑल आर अवेयर स्टैकिंग क्या होता है। क्या करते हैं हम लोग स्टैक जब करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक्स रखते जाते हैं, राइट। एंड हमने ये भी देखा है कि नीचे अगर तुम सो स्टैकिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, तो अगर नीचे बुक छोटी साइज की है और उसके ऊपर आप डबल द साइज लॉन्ग बुक रख रहे हो, तो उसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आता है, राइट। तो स्टैकिंग क्या कर रहा है, एक तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक्स रखते जा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होने वाला है। वे ऑफ डूइंग थिंग है, ये उससे सिमिलैरिटी में है।
कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता था? तो क्रॉस वैलिडेशन में क्या करते थे, डेटा सेट लेते थे, डेटा सेट के पार्ट्स बनाए जाते थे। तो एक पूरा डेटा सेट लिया, उसके छोटे 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 पार्ट्स बनाए और क्या कर रहे थे, एक पार्ट को टेस्ट रख रहे थे, बाकी के पार्ट को ट्रेन। फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा पार्ट ले रहे थे, तो दूसरा पार्ट इज टेस्ट, बाकी के पार्ट्स ट्रेन। फिर तीसरा नेक्स्ट लूप में क्या हो रहा था, एक पार्ट टेस्ट, बाकी के पार्ट ट्रेन। एंड इससे क्या हो रहा था, क्रॉस वैलिडेशन में हम सारे के सारे क्या कर रहे थे, पूरे पूरे डेटा सेट को पढ़ रहे थे। इससे एडवांटेज ये हो रहा था कि एक भी नया फीचर हमसे छूट नहीं रहा था, राइट। तो ये क्रॉस वैलिडेशन में हो रहा था। अब स्टैकिंग में क्या होने वाला है, स्टैकिंग में भी वही कुछ होगा बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे? तो स्टैकिंग इज एन एन्जम्बलिंग टेक्निक, ये हमको पता है। यूजेस प्रिडिक्शन फ्रॉम मल्टीपल मॉडल्स। तो हमको ये नॉर्मल स्टेटमेंट है एन्जम्बलिंग का, जहां पर एन्जम्बलिंग क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है कितने से, मल्टीपल मॉडल्स के साथ, एक से ज्यादा मॉडल्स लेता है एंड प्रिडिक्शन देता है टू बिल्ड अ न्यू मॉडल। तो 10 मॉडल एक साथ लेगा और ये एक मॉडल आंसर देगा। दिस मॉडल इज यूज फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस ऑन टेस्ट डेटा। ये भी हमको पता है, नॉर्मल बेसिक जो चीजें हो रही है वही है। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टैकिंग। क्या होता है, द ट्रेन सेट इज स्प्लिटेड इनटू 10 पार्ट्स। नाउ सी ट्रेन सेट मतलब एक्स ट्रेन, तुम्हारा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, तुम्हारा टेस्ट डेटा एक्स टेस्ट अलग ही है, ठीक है। अब ट्रेन सेट को क्या किया है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ व्हेन आई से 10 पार्ट्स, इट मींस हर एक पार्ट सबसेट है। मतलब एक लेट से अगर 100 रोज है, तो 100 रोज को 20 20 20 या 10 10 10 10 10 करके रोज मिलने वाले। दैट इज द मीनिंग व्हाट ऑफ 10 पार्ट्स। So 100 rows are there. So first 10 rows will be one part, one set. Next 10 rows will be another set. Next 10 rows will be another set. तो ऐसे 10 सेट बनाए हैं ट्रेन सेट में। इसके बाद क्या किया जाएगा, बेस मॉडल लिया जाएगा। नाउ व्हाट इज अ बेस मॉडल? तो तुम लोगों को जैसे अगर पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाना है, क्या तुम डायरेक्टली पॉलिनोमियल लगा सकते हो? तो आंसर यहाँ लगा सकते हो, बट तुमको ना फ्लो दिखाना पड़ता है कि ना मैंने लीनियर रिग्रेशन लगाया, उसका आंसर अच्छा नहीं आया, मल्टीपल लगाया नहीं अच्छा आया, इसीलिए मैं पॉलिनोमियल लगा रही हूँ। सी एडवांस एल्गोरिदम, सी दैट इज द रीजन हम बेस मॉडल पहले लगाते हैं। तो अगर कोई एल्गोरिदम तुमको बताना है कि अच्छा नहीं है, या क्यों तुम यहाँ पहुंचे हो, रिजल्ट क्यों तुमने उसको रेगुलराइजेशन किया है, या क्यों डिसीजन ट्री लिया है, तो एक बेस मॉडल लेना पड़ता है। एंड बेस मॉडल कौन सा है, तो लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर इज अ बेस मॉडल, लॉजिस्टिक इज अ बेस मॉडल, डिसीजन ट्री इज अ बेस मॉडल, जिसके ऊपर तुम बाकी के एल्गोरिदम्स लगाने वाले हो। तो इन द सिमिलर फैशन यहाँ पर अभी क्या किया गया है, डिसीजन ट्री लिया हुआ है। अब सबको पता है डिसीजन ट्री कैसे वर्क होता है, ब्रांचिंग करता है, जीनी इंडेक्स के बेसिस पे होता है। जस्ट अ रिकैप, ठीक है, ये हमने देखा हुआ है, राइट। नाउ द बेस मॉडल इज फिटेड ऑन 9 पार्ट्स। तो लास्ट वाला पार्ट जो है 10th पार्ट, उसको लिया नहीं है। क्या किया है, 9 पार्ट्स पे डिसीजन ट्री लगाया है। एंड द प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर द 10th पार्ट। जो तो 10th पार्ट है वो कैसे वर्क होने वाला है, एज एन एक्स टेस्ट। तो अब क्या होगा, एक्स टेस्ट क्या एक्ट करेगा, ये लास्ट वाला पार्ट 10th पार्ट तुम्हारा एक्स टेस्ट पास करेगा। मतलब ये 9 वालों पे जो भी आंसर आया, अभी हम टेस्ट करेंगे इसके ऊपर। एंड क्या होने वाला है इसके बाद, बेस मॉडल को बाद में टेस्ट डेटा पे सेट करेंगे। तो इस पे जो आंसर आया वो पूरा का पूरा टेस्ट डेटा पे सेट करेंगे। नाउ द डिसीजन ट्री फॉर द टेस्ट सेट विल बी लुकिंग लाइक दिस। तो ट्रेन सेट, टेस्ट सेट। अब ये हो गया बेस मॉडल। अब क्या करेंगे इसके बाद स्टेप्स 2 to 4 आर रिपीटेड फॉर अनदर बेस मॉडल। सो अनदर मॉडल लेंगे, वापिस से क्या करेंगे, 10 पार्ट लेंगे, ठीक है, फिर से उसको ट्रेन करेंगे, फिर से उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन।
हेलो। हाँ, सो दिस थिंग इज, ये जो चीज है ये रिपीट होने वाली है बार 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 बार। सो हाँ, सो 2 to 4 रिपीट होगा, वापस एक एल्गोरिदम लगेगा, वापस होगा, तो सिर्फ स्टैकिंग हो रहा है एक तरीके से। तो ये डीटी के ऊपर केएनएन लगा। केएनएन क्या है? तो क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम का नाम है केएनएन, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, इसके बाद तुम लॉजिस्टिक लगा सकते हो, इसके बाद रैंडम फॉरेस्ट लगा सकते हो, एंड सो ऑन, यू कैन पुट एन नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स ओवर हियर। तो ये होता है स्टैकिंग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक एल्गोरिदम्स लगाना। एंड यही यही काम है स्टैकिंग का, सेम यही काम है। अब लेट अस सी हाउ दिस स्टैकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वोटिंग क्लासिफायर। थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला जो चीज है, नंबर, ये क्या है, क्लासिफायर 1 से लेके 4। तो दीज आर डिफरेंट हमारे एल्गोरिदम्स जो हम लगाने वाले हैं। कैसे? तो डीटी के बाद जो एल्गोरिदम्स लगने वाले हैं ना, उनका नाम है ये क्लासिफायर 1 2 3 4। तो क्या किया, लिस्ट बना लिया। तो इफ यू रिमेम्बर, आपने वोटिंग क्लासिफायर में भी एक लिस्ट बनाया था, राइट? 4 अलग अलग एल्गोरिदम्स लेके उनका मॉडल लिस्ट बनाया था। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक मेटा क्लास या बोल सकते हैं मेन क्लासिफायर रहेगा, जिसको बेस मॉडल कहा जाएगा। इसके आंसर के बेसिस पे बाकी के मॉडल्स वर्क होने वाले हैं। तो इसका प्रायोरिटी है। तो ये जो एम क्लासिफायर है और ये क्लासिफायर लिस्ट क्या है, तो एम क्लासिफायर वो क्लासिफायर है जो तुम सबसे पहले लगाओगे। तो यहाँ पे डिसीजन ट्री सबसे पहले लगाया गया था। तो अभी हमारे लिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज आर मेन, पहला वाला एल्गोरिदम जो मॉडल को लगेगा वो है। तो लॉजिस्टिक क्या करेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, वो पार्ट्स के बेसिस पे वो क्या करेगा, एक पार्ट को छोड़ के बाकी के सारे पार्ट पे ट्रेन करेगा खुद को। एंड खुद को टेस्ट करने के लिए वो लास्ट वाले पार्ट पे आंसर्स प्रिडिक्ट करेगा। वंस दैट हैज बीन डन, वो एक्स टेस्ट जो बाहर वाला जो टेस्ट डेटा है उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा और प्रिडिक्शंस निकाले जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज स्टैकिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन, स्टैकिंग एल्गोरिदम? Is the stacking algorithm clear to everyone? रोहित लवकर यायचंय, आय एम रियली सॉरी, आई वोंट बी रिपीटिंग रोहित। 15-20 मिनट तुम लोगों ने वेट करवाया है, आई वोंट रिपीट, रियली सॉरी। जो प्रेजेंट थे उनको समझा, ठीक है, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। अभिजीत, रोहित और जयराम। रोहित क्लियर है? यस जयराम, ओके। अभिजीत क्लियर है? ठीक है, तो स्टैकिंग क्या कर रहा है, वोटिंग क्लासिफायर में हम एक साथ सारे क्लासिफायर्स दे देते हैं, बट स्टैकिंग में हम एक अलग से मेन बॉस रखते हैं, बॉस के ऊपर बाकी के क्लासिफायर्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो भी किया ना, ये जो भी क्लासिफायर वगैरह किए अभी एन्जॉम्बलिंग में, दिस, so if the person comes, पर्सन छोड़ो, अगर कोई तुमको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि बॉस मुझे ना एन्जॉम्बलिंग टेक्निक बताओ, तो टू बी फ्रैंक, ही इज नॉट आस्क, वो ना सामने वाला तुमको वोटिंग मैक्सिमम वोट ले सकते हैं, स्टैकिंग कर सकते हैं, नेव बायस कर सकते हैं, सॉरी नेव एग्रीगेशन कर सकते हैं, ये आंसर नहीं चाह रहा है। टू बी रियली वेरी फ्रैंक, द मेन एन्जॉम्बलिंग टेक्निक, एडवांस से भी ऊपर वाले टेक्निक्स कौन सी हैं, तो ये बैगिंग और बूस्टिंग। तो सामने वाला अगर तुमको क्वेश्चन करता है, सो फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू लेती हूँ और मैं बोलती हूँ प्लीज एक्सप्लेन एन्जॉम्बलिंग टेक्निक, यू तुमको बताना है कि ना सर, वोटिंग क्लासिफायर हो सकता है, एवरेज वेटिंग, एंड दिस ऑल आर सिंपल। नेइव एग्रीगेशन में मैक्सिमम वोट लेके हार्ड सॉफ्ट कर सकते हैं, स्टैकिंग होता है। The person who is sitting, so for example me, if I'm sitting and asking you a question, explain ensembling technique,
मेरा फोकस है बैगिंग और बूस्टिंग पे। मेरा रियली, इफ यू आर आस्किंग एंजम्बलिंग टेक्निक, तो मुझको नहीं सुनना है नहीं वोटिंग क्लासिफायर होता है, नहीं स्टैकिंग हो सकता है, मुझको नहीं सुनना है। मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट तुमको सुनने का अगर है तो है ये बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन जिसका नाम है बैगिंग, और है ये बूस्टिंग टेक्निक। ये इतनी पावरफुल टेक्निक्स है ना कि आज के टाइम में आधे से ज्यादा जो एआई हो रहा है ना, इट इज ये सब सब इनकी वजह से हो रहा है। रैंडम फॉरेस्ट एंड एडाबूस्ट, एक्सजीबूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये इतनी पावरफुल टेक्निक्स है। रैंडम फॉरेस्ट का एक एग्जांपल देती हूँ। रैंडम फॉरेस्ट का अगर तुम एग्जांपल, मतलब ये बैगिंग का एग्जांपल अगर देखो तो आई डोंट नो तुम लोगों को पता होगा या नहीं। गूगल ने अभी एक मतलब 2 साल पहले एक आइरिस डिटेक्शन, आंखों से डायबिटीज बताना, आंखें रीड करके डायबिटीज बताना, इसका एक एल्गोरिदम बनाया था। एंड इट इज बेस्ड ऑन दिस रैंडम फॉरेस्ट। एंड आई हैव फॉरगॉटन, मेरे को याद नहीं आ रहा है। इधर रैंडम फॉरेस्ट और एक्सजी बूस्ट, दोनों में से एक, ये तीनों चारों में से एक एल्गोरिदम लेके, डू यू नो द गूगल का सेल्फ ड्राइव कार बनती है। सबको पता है गूगल की सेल्फ ड्राइव कार है। हाँ, तो वो भी इन चारों में से एक एल्गोरिदम के ऊपर बनी हुई है। इतनी पावरफुल एल्गोरिदम्स है ये, बहुत बहुत पावरफुल है। तो ये इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा, इफ अ पर्सन इज आस्किंग, कोई तुमको पूछ रहा है एंजम्बलिंग टेक्निक बताओ, उसका मेन फोकस है बैगिंग और बूस्टिंग पे, बिकॉज ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स है। गूगल भी अभी तक इसी को यूज कर रहा है। तो हमको हमको समझना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि बूस्टिंग में मैं एक एल्गोरिदम करूंगी, बाकी के 2 एल्गोरिदम तुमको करके आने हैं, होमवर्क है वो नेक्स्ट वीक के लिए। ये वीक का तो हम क्वेश्चन आंसर्स रखने वाले हैं, बट ये वेडनेसडे का रखा था ना, प्रॉमिस किया था वेडनेसडे, तो कल क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये वाला जो 2 चीज है ये एज अ होमवर्क आने वाला है तुम लोगों को नेक्स्ट वेडनेसडे तक। एंड दैट इज बाय आई सेड कि मैं यहाँ पे एडा बूस्ट करूंगी ताकि तुमको इसके ना एप्लीकेशंस दिखे। यू जस्ट सर्च फॉर एप्लीकेशंस ऑफ एक्सजी बूस्ट। तो अगर मैं लिखूं ना एप्लीकेशन, देखो एक्सजी बूस्ट डायरेक्टली आ गया। तो देखो वाइड रेंज लिनक्स पे रन हो रहा है, कितने सारे एल्गोरिदम्स जहां पर अप्लाई हो चुका है। तो कैगल के कॉम्पिटिशन्स में तो होता ही है। देखो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में एक्सजी बूस्ट यूज हो रहा है। सो सी दीज आर द, बोलते ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है। तो इसीलिए मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ सबके लिए। कोई अगर एंजम्बलिंग पूछ रहा है, स्टैकिंग वगैरह बताओ, बट मेन फोकस किस पे होना चाहिए, ये बाकी के जो चीज अभी हम पढ़ने वाले, बैगिंग और बूस्टिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? मेन फोकस, द पर्सन इज टेस्टिंग यू फॉर बैगिंग एंड बूस्टिंग। वर्ड में कंफ्यूज हो रहा है या क्या, ये थोड़ा वो देख रहा है कि तुम बैगिंग बूस्टिंग में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, बैगिंग। वर्ड है बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन, छोटा वर्ड है बैगिंग। तो लोग इसको बैगिंग ज्यादा बोलते हैं, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन नहीं बोलते हैं। एंड दूसरा, चौथा जो लास्ट हमारा एंजम्बलिंग टेक्निक है वो है बूस्टिंग। सी, वर्ड कंफ्यूज होगा बिकॉज स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग, तो थोड़ा इसको देखना। बूट स्ट्रैपिंग और बूस्टिंग अलग अलग है, ठीक है। इसका नाम है बैगिंग। नाउ पहले ना टेक्नोलॉजी देखते हैं बैगिंग की वर्क कैसे होती है। तो बैगिंग क्या कर रहा है, मल्टीपल मॉडल्स ले रहा है फ्रॉम डिफरेंट सब सैंपल्स ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब सैंपल, एनीवन?
सब सैंपल का मतलब क्या होता है? तो जब मैं बोलती हूँ सब सैंपल है, यस अभिजीत, तो बड़ा डेटा सेट, उसका सैंपल, उसका सब छोटा सैंपल। नाउ क्या करने वाला है बैगिंग? बैगिंग तुम्हारे पूरे डेटा सेट को क्या करने वाला है, डिफरेंट सब सैंपल्स लेगा। डिफरेंट सब सैंपल्स लेगा मतलब सैंपल के अंदर से भी वो अलग 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 छोटे 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 सैंपल्स लेने वाला है। एंड लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। वो क्या करने वाला है, ओरिजिनल डेटा सेट, तुम्हारा पूरा डेटा सेट डीएफ, पूरा डेटा सेट तुम क्या कर रहे हो, उसका एक सबसेट बना रहे हो। ये सबसेट के बेसिस पे एक मॉडल रन होगा। और जब मैं कहती हूँ ये सबसेट के बेसिस पे एक मॉडल बनेगा, मतलब यहाँ पर कोई एक एल्गोरिदम लगाया है, यहाँ पर दूसरे सबसेट पे एल्गोरिदम लगाया है। डेटा पूरा का पूरा ओरिजिनल है। अगेन अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट। पूरा का पूरा डेटा सेट है, बट डेटा सेट में से एक सबसेट लिया है, एक छोटे नंबर ऑफ रोज कॉलम्स लिए हैं, नंबर ऑफ फीचर्स कम लिए हैं, उसके बेसिस पे एक मॉडल बना। वैसे ही पूरा का पूरा डेटा सेट लिया, उसमें से छोटा सा पार्ट लिया, एक सबसेट लिया, वो सबसेट के ऊपर एक एल्गोरिदम बना। वैसे ही वापस पूरा ओरिजिनल डेटा सेट लिया, उस सबसेट के छोटे से पार्ट पे क्या बना, वापस से एक मॉडल बना। ये मॉडल्स साइमल्टेनियसली बनते हैं। एंड ये बनने के बाद क्या करेंगे, इनका जो जो आंसर आएगा, तो रिमेंबर ये नेव बायस में हुआ है कहीं ना कहीं। नेव बायस में मॉडल के जो प्रिडिक्शंस आएंगे उनको कंबाइन किया जाता है। कंबाइन होने के बाद या तो एवरेजिंग या तो वोटिंग के साथ चीजें होती है। यहां भी वही होने वाला है। सी सो एडवांस। नेइव एग्रीगेशन से ये ज्यादा एडवांस है। कैसे? तो नेइव एग्रीगेशन में क्या हो रहा था, नेइव एग्रीगेशन में अगर तुम ध्यान से देखो, पूरा का पूरा डेटा सेट एक एल्गोरिदम को दिया जा रहा था। बट यहां पर क्या होने वाला है, ये पूरा एल्गोरिदम दिया ना इसको, हम अभी एल्गोरिदम नहीं देंगे, सॉरी पूरा डेटा सेट नहीं देंगे, एक एल्गोरिदम को छोटा सा पार्ट देंगे। एंड वो पार्ट के बेसिस पे वो आउटपुट देगा, ये वाला छोटा दूसरा पार्ट एंड दूसरा आउटपुट। इससे क्या होगा, जो ओवरफिटिंग का इश्यू आ रहा है ना डिसीजन ट्री में, अनस्टेबिलिटी, उसके ऊपर एडवांस, उसके ऊपर अफेक्ट होगा। समझ रहा है सबको? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक है पूरा डेटा। ये ए बी सी डी के नंबर ऑफ रोज है। तुमने क्या किया, ए ई एच सी, देखो छोटे से नंबर ऑफ रोज लिए, इनके बेसिस पे क्या किया, प्रिडिक्शन निकाला, फीचर्स कह लो, रोज कह लो। ठीक है, यही वापस डेटा सेट यहां पर रख दिया। अब क्या किया, दूसरे वाले ने एफ ए जी सी, तो ये रोज बोलो फीचर्स लो, ले लिया वापस, प्रिडिक्शन किया एंड आउटपुट दिया। वापस दूसरे वाले ने क्या किया, वापस कुछ रैंडमली रोज कॉलम्स लिए एंड सैंपल किया और उसने आंसर दिया। अब जो भी मॉडल के आंसर आएंगे एवरेज और वोटिंग होगा। सी जस्ट जस्ट गिव इट अ लुक। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझको बोलो। देखो एक बात नहीं समझ रहा है तो मुझको बताओ। ठीक है, अगर अगर अभी भी नहीं समझ रहा है तो वो मैजिशियंस को तुम लोगों ने देखा है, कार्ड लेके घूमते हैं,
कार्ड लेके तो 52 कार्ड्स रहते हैं उनके पास, वो आपको क्या बोलते हैं एक कार्ड उठाओ, तो हम क्या करते हैं वन कार्ड लेते हैं, देखते हैं एंड हम वापस रख देते हैं। ये विद रिप्लेसमेंट का मतलब वो है, हमने वापस उसके डेक में रख दिया। अब डेक में उसके वापस रख दिया तो वो क्या करेगा, पूरा वापस से सैम्पलिंग करेगा, तो ये वापस से वो क्या कर रहा है, सैम्पलिंग कर रहा है। नाउ देर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि वो कार्ड वापस रिपीट हो, तो ये वही चीज है, इसीलिए विद रिप्लेसमेंट वर्ड है, ताकि ये जो रोज एंड कॉलम्स जो यहाँ पर एक मॉडल के लिए यूज हुए हैं वो वापस दूसरे मॉडल में यूज हो पाए। फिर ये वाले जो यूज हुए हैं या ये वाले सब वापस रीयूजेबल रहे, ऐसा ना हो कि मेरा मॉडल रिस्ट्रिक्टेड रह जाए एक ही फीचर को लेके। Yes, Jerome, sample data can be repeated again and again. It will be repeated. ठीक है, ये चीज समझी। हाँ, अब लेट अस टॉक अबाउट डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो हाँ ना में आंसर देना। तो पहली बात, डिसीजन ट्री एक ट्री बना के देता है फॉर एक डेटा सेट, यस और नो? तो डिसीजन ट्री एक ही डेटा सेट बना के देता है, यस और नो? एक डेटा सेट के लिए एक ट्री बना के देता है, हाँ या ना? यस, तो वो एक ट्री बना के देता है बेस्ड ऑन सारे रोज सारे कॉलम्स। अब इनकी इसकी वजह से क्या हो रहा है, बायसनेस आ रहा है, ओवरफिटिंग हो रहा है, अनस्टेबल ट्री बन रहा है। इज माय पॉइंट क्लियर? यस मैम। राइट। अब जस्ट इमेजिन अगर ऐसे एक ही डेटा सेट के लिए बहुत सारे ट्रीज बन जाए, बहुत सारे ट्रीज बन गए, मतलब सो समझो अगर ये तुम्हारा पहला डिसीजन ट्री है, ये स्प्लिट किया, ठीक है, तो ये बहुत सारे ट्रीज का मतलब क्या कह रही हूं मैं, तो रिमेंबर हम लोग डेप्थ ले रहे थे, तो समझो एक डेटा सेट के लिए उसने ये पहला एल्गोरिदम पहला ट्री बना के दिया, दूसरा ट्री उसने ये बना के दिया, तीसरा ट्री उसने ऐसा कुछ बना के दिया। ये कैसे होगा? एनी केसेस ये कैसे हो रहा है? तो हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जब करते हैं, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेप्थ, नंबर ऑफ क्या कहते हैं लीव्स, ये सब कम करने की ताकत रखते हैं, जिससे हमारा डिसीजन ट्री चेंज होता है। इज माय पॉइंट मेकिंग सेंस? तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो वापस से एक बार दिखा दूं, कोई भूल गया होगा तो। ये पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो अगर समझो मैक्सिमम डेप्थ चेंज करोगे तो एक नया ट्री बनेगा, राइट? अगर मिनिमम सैंपल ट्रीज बोलोगे तो अलग ट्री बनेगा। मिनिमम सैंपल लीफ कहोगे, एक ही लीफ चाहिए, मतलब ब्रांच को एक ही लीफ होना चाहिए, तो अलग ट्री बनेगा। मैक्सिमम फीचर्स अगर को कि 4 ही फीचर्स चाहिए तो अलग ट्री बनेगा। एवरीवन अग्रीइंग ऑन दिस? दैट इज द रीजन इतना अनस्टेबल है ना वो, एक भी नया रो आया, नया वैल्यू आया, नया ट्री बन जाएगा। ये चीजें सबको याद है? हाँ या ना, समझ रहा है ये? अभिजीत, ध्रुव, रोहित, रोहित, दोनों रोहित, समझ रहा है? नाउ जस्ट इमेजिन, अगर अगर
ऐसे तुमको ऑटोमेटिकली डिसीजन ट्री का इशू क्या हो रहा था कि हमको गेस आउट करना पड़ रहा था ना, मैक्सिमम लीफ कौन सा ले, मिनिमम डेप्थ कौन सा ले। अगर ऑटोमेटिकली ऐसे बहुत सारे ट्रीज बन के मिल जाए तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? इट विल बी बेनिफिशियल। हमको बार बार डेप्थ वगैरह सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको बार बार मिनिमम सैंपल्स के ऊपर टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यही चीज कौन करके देता है? रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट इज अ टेक्निक यूज्ड इन व्हाट? एन्जॉम्बलिंग। एन्जॉम्बलिंग का एग्जांपल में है कौन? तो बैगिंग। रैंडम फॉरेस्ट इज एन एल्गोरिदम फॉर बैगिंग, जहां पर रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, कुछ फीचर्स लेगा, कुछ रोज लेगा, एक नया ट्री बना के देगा, फिर नेक्स्ट फीचर्स, नेक्स्ट रोज, अलग ट्री, फिर ये सब रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है। वो वापस कार्ड रख रहा है, वापस से नया ट्री बना के दे रहा है, वापस कार्ड रख रहा है, वापस से नया ट्री बना के दे रहा है। ऐसे फॉरेस्ट जब बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट? एक से ज्यादा ट्रीज जब आ जाते हैं पिक्चर में, वो फॉरेस्ट बन जाता है। सो अगर ऐसे 100 ट्रीज बना के दे रहा है तो डोंट यू थिंक तुम्हारा आंसर काफी अच्छा देगा वो? So given so for example let's take an example. There are 5 features in your data set. तो क्या? age, height, width, color and let's say एक क्लास लेते हैं eyes. नाउ ये 5 फीचर्स के बेसिस पे 5 डिफरेंट ट्रीज बन सकते हैं, सब लोग अग्री करते हैं, राइट? हर एक को लेके हम एक नया ट्री बना सकते हैं, हर एक को लेके। एंड हर एक के स्प्लिट में हमको अलग अलग 5 अलग अलग 4, बाकी कितने बज गए, 4 अलग अलग फीचर्स आ सकते हैं। ये बात सबको समझ रही है? समझ रही है? समझाओ। सो अगर 5 फीचर्स है, देर आर 5 फीचर्स, एक फीचर इधर आएगा, अभी कौन है, एक फीचर इधर आएगा, इसके स्प्लिट पे देर इज नाउ हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? 4 लोगों की पॉसिबिलिटी है, उसमें से 2 आएंगे यहाँ पे, राइट? अब यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है आने की? 3 लोगों की आने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 2 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। बट स्टिल देर इज अ चांस कि 5 क्या आए, तो 5 दिस कैन बी रिपीटेड अगेन। वी हैव सीन इन व्हाट? ये डायबिटीज वाला, जहां पर नॉट दिस वाज रिपीटेड अगेन, ब्लड सर्कुलेशन नीचे इधर आ गया था, राइट? सो अभी भी कितने की पॉसिबिलिटी है? 5 की नहीं है, 4 की है। एक मिनट, ये 4 की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी। तो जैसे जैसे तुम ये बनाते जाओगे, 4 की तो पॉसिबिलिटी रहने ही वाली है ना। इज माई पॉइंट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? कोई है जिसको नहीं समझा? राइट, राइट। तो अभी रोहित, जस्ट इमेजिन अगर मुझको ये ऑटोमेटिकली बन के मिल जाए, मतलब डिसीजन ट्री क्या कर रहा था, एक ही ट्री दे रहा था। मैं एक ट्री पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज हमको पता है ओवरफिटिंग होगा। अगर तुमको ऐसे ऑटोमेटिकली ट्रीज बन के मिल जाए, पूरा डेटा सेट के ऊपर अलग अलग फीचर्स के साथ, तो फॉर एग्जाम्पल यही पार्ट है, ये पूरा डिसीजन ट्री है, बट योर फोकस इज ऑन दिस ओनली, ये जो ब्लू 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 है। तो ऐसा अगर तुमको फॉरेस्ट मिल जाए तो इट विल बी बेटर फॉर मी, राइट? एंड दिस इज व्हाट डिसीजन ट्री डू। जो बैगिंग का काम है, बैगिंग क्या कर रहा है, पूरा का पूरा डेटा सेट ले रहा है, उसमें से कुछ फीचर्स के ऊपर एक ट्री बनाएगा, तो ये हमारा एक मॉडल हुआ और उसका आउटपुट देगा। वैसे ही वापस वो पूरा का पूरा डेटा सेट लेगा, कुछ कुछ ही फीचर्स को सिलेक्ट करेगा एंड
एक ट्री बनाएगा, फिर क्या करेगा, फिर कुछ फीचर्स को लेगा पूरे डेटा सेट में से, एक ट्री बनाएगा और आंसर देगा। नाउ जस्ट इमेजिन अगर हमारे पास एवरी पॉसिबिलिटी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डोंट यू थिंक मेरा आंसर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेगा कंपेयर टू वन सिंगल ट्री डिसीजन? इट मेक्स सेंस, राइट? एंड दैट इज द रीजन रैंडम फॉरेस्ट, हाँ अभिजीत, रैंडमली फीचर सिलेक्ट करके देगा, नाम इसीलिए रैंडम फॉरेस्ट पड़ा है उसका। फॉरेस्ट बनाता है, बहुत सारे ट्रीज बनाता है, हर एक के ब्रांचेस अलग है, तो हर एक का फीचर अलग है, दिखने में अलग अलग है। तो ये हम लोगों ने फॉरेस्ट में देखा है ना, हम लोग जब फॉरेस्ट की बात करते हैं वहां हर टाइप का आपको क्या मिलेगा, ट्री मिलेगा। तो ये भी वही चीज है, हर टाइप की ट्रीज मिलेंगे यहाँ पे आपको, जिसका एक ब्रांच हो, जिसका 2 डेप्थ हो, जिसके 10 डेप्थ हो, किसी का 3 ही डेप्थ हो, किसी के सिर्फ 4 लीफ बचे हो, ऐसा जो भी तुमको ट्री मिलेगा ये यहाँ पर मिलेगा अभी। एंड फिर क्या होगा, जो भी क्लास में वो भी क्या होगा, मेजॉरिटी वोटिंग। ये वाली वोटिंग कैसी होगी, तो हमने जो बेसिक पढ़ा था ना, मैक्सिमम वोट, एवरेज वोट, वेटिंग वोट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम वोटिंग पे जाता है, and that will be the final decision, and that is how bagging works. Is it clear how a random forest works? समझा सबको? Yes. Now guys, just give me a thought. Don't you think जब तुम गाना या जियो सावन पे कोई सर्च करते हो सॉन्ग, जैसे मैंने लिखा तेरे, तो डोंट यू थिंक वो तेरे से रिलेटेड हर कॉम्बिनेशन वाला आंसर दे देता है तुमको? इवन इफ आई जस्ट राइट तेरे लिए, तो डोंट यू थिंक वो सारे कॉम्बिनेशंस विद तेरे लिए वाले सब आंसर्स दे देगा? तो कहीं ना कहीं रैंडम फॉरेस्ट यूज हो रहा है। तो अगर कोई वर्ड के बीच में, तो अगर तेरे लिए तुम्हारा स्टार्ट है एंड उसको ज्यादा वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो बीच का वर्ड वाला जो भी होगा, सो हम तेरे लिए भी, तो अगर वो हम भी पहले आ रहा है तो भी वो दे रहा है आपको। आपको क्या चाहिए, स्टार्ट तेरे लिए से होना चाहिए, बट वो क्या कर रहा है, अगर हम भी अगर उसके स्टार्ट में आ रहा है वो भी आपको ऑप्शन दे रहा है, बट प्रायोरिटी देखो उसकी नीचे है वो चीज की। See, random forest, it has been used and this is what is happening. हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे रहा है, जितने लोगों, मतलब ये तेरे लिए जो वर्ड है, कितने लोगों ने ये गाना मतलब पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो तुमको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर हाउ रैंडम फॉरेस्ट इज वर्किंग? इवन यू जस्ट गो फॉर एनी लाइक शादी.com, उसका तो एल्गोरिदम बहुत बकवास है। ठीक है, देन गो फॉर दिस स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई एंड अमेजॉन म्यूजिक, इनका एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू जियो सावन, इट इज वर्स। स्पॉटिफाई एंड अमेजॉन प्राइम, इनका एल्गोरिदम बहुत अच्छा है। इट इट वो क्या करता है पता है, अगर यूजर के हिसाब से वो गाने जब दे रहा है, देर इज वेरी लेस चांस कि तुम नेक्स्ट करो वेन एवर यू हियर म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई एंड अमेजॉन। बट वहीं पर अगर तुम रेडियो ऑन करते हो ऑन जियो सावन, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि तुमको गाने पसंद नहीं आएंगे, तो तुम नेक्स्ट 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 दबा रहे हो, एक गाने के बाद दूसरा। ठीक है, समझ रहा है वर्किंग्स, एल्गोरिदम है सबके पीछे। समझा सबको हाउ रैंडम फॉरेस्ट वर्क्स? लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड। तो एग्जाम्पल क्या दिया है, सपोज यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप एंड यू वुड लाइक टू स्टे एट अ प्लेस विच यू विल एंजॉय। नाउ सो तुम क्या करते हो, फाइंड अ प्लेस दैट यू लाइक। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को जो जगह पसंद है वो ढूंढ रही हूँ। यू सर्च ऑनलाइन, रीड रिव्यूज ऑन ट्रैवल,
ट्रैवल ब्लॉग्स, पोर्टल्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स। तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझको अगर पनवेल जाना है, पनवेल की कोई जगह मुझको पसंद है, इगतपुरी जाना है लेट से, तो अगर वहां की कोई जगह के बारे में बहुत ज्यादा मुझको है तो मैं क्या करूंगी, सारे रिव्यूज पढ़ूंगी, दोस्तों को पूछूंगी वो कैसे गए थे, क्या किया था, ऑल दोस थिंग्स आई एम गोइंग टू आस्क। नाउ सपोज यू डिसाइडेड टू आस्क योर फ्रेंड, तो तुम क्या करते हो, तुम अपने दोस्त को पूछ रहे हो एंड उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हो। तो उसको पूछ रहे हो अगर यहाँ जाना है तो क्या क्या चीजें तुम घूमे पहले, राइट। फिर तुम उसको पूछोगे कि तुमने बाइक कितने में खरीदी, कार कितने में खरीदी, रेंट क्या किया एंड ऑल दोस थिंग्स। और तुम उनसे रिकमेंडेशंस लोगे, वो बोलेगा सामने से कि अरे ये जगह तो भूलना मत, इसको तो जाके ही आना, तो रिकमेंडेशंस देगा। ठीक है, एंड नाउ तुम्हारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ दोज रिकमेंडेड प्लेस। तो वो जो भी लिस्ट दे रहा है कि भैया यहाँ 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 जाके आओ, तो तुम्हारे पास लिस्ट बन गई, तुमको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ यू आस्क देम टू वोट फ्रॉम द लिस्ट रिकमेंडेड प्लेस यू मेड। तो अभी क्या कर रहे हो तुम, तुम सब फ्रेंड्स को, अभी जिन 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 से तुमने रिकमेंडेशन लिया सबको पूछ रहे हो कि सबसे बेस्ट कौन सी है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स को मिलेगा, सो इट इज फाइन। ये बहुत सिंपल चीज है, हमको समझ गई। नाउ इन द अबाउट डिसीजन प्रोसेस देर आर टू पार्ट्स। पहला क्या, आस्किंग योर फ्रेंड अबाउट देयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड गेटिंग वन रिकमेंडेशन आउट ऑफ मल्टीपल प्लेसेस। तो अगर तुम बोल रहे हो वो और भी बहुत सारे जगहों पर गया होगा, हर एक का एग्जाम्पल दे रहा होगा, तुमको बेस्ट चाहिए, तो ये चीज हुई रिकमेंडेशन। अब this part is like using decision tree algorithm. Here each friend makes a section of places he or she has visited so far. तो क्या कर रहे हो, घूमने जाना है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, इगतपुरी, लेट से औरंगाबाद, लेट से गोवा, लेट से पनवेल, ये अलग 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 क्या है तुम्हारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। अब बेस्ट फिट चाहिए तुमको, तुमको चाहिए बेस्ट प्लेस, तो तुम क्या कर रहे हो, वोटिंग ले रहे हो किसके पास जाऊं, एंड दैट इज व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट डूइंग, selecting the best list of recommendation. This whole process of getting recommendations from friend is known as random forest algorithms. ठीक है, देखो द वर्ड डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डेटा को क्या करो, सबसेट बनाओ और फिर कॉन्कर करो। ठीक है, नाउ लेट अस से द एडवांटेजेस। ये सब वही चीजें हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेनिंग सेट है, सैंपल वन लिया, डिसीजन वन ट्री फिर वोट किया, ये सब वही चीजें। एडवांटेज देखते हैं, व्हाई, बिकॉज डिसीजन ट्री का डिसएडवांटेज, यहाँ पर एडवांटेज वर्क होगा। रैंडम फॉरेस्ट आर कंसिडर हाईली एक्यूरेट and robust because the number of decision tree participating in the process. Now see, instead, see logistic क्यों यूज कर रहे थे, बिकॉज फीचर्स इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा था, इसीलिए डिसीजन ट्री पे है। डिसीजन ट्री अच्छा आंसर दे रहा है कंपेयर टू लॉजिस्टिक, बट क्या नहीं कर पा रहा है, वो ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है, बायसनेस दिखा रहा है। अब उसी को सॉल्व करने के लिए एन्जॉम्बलिंग यूज किया, बट एन्जॉम्बलिंग में रैंडम फॉरेस्ट हम अगर यूज करते हैं तो हम एक ट्री एक फीचर के बजाय हम मल्टीपल फीचर्स वाला ट्री बना रहे हैं। तो अगर मल्टीपल फीचर्स वाला ट्री बना रहे हैं तो हमारे लिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना हमारा जो भी आंसर आएगा वो हाईली एक्यूरेट आंसर रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेने दो मुझको रैंडम फॉरेस्ट का। सपोज आई से कि मुझको ये लैपटॉप बेचना है, तो एक ही लैपटॉप है तुम्हारे पास एंड मेरे पास लेट से एचपी का लैपटॉप है विथ 14 इंच एंड 4 GB रैम एंड 1 TB। ठीक है, हार्ड ड्राइव है। अब अ पर्सन कम्स इन, उसको फीचर्स पसंद नहीं आते हैं, उसको उसको फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द वे इट लुक्स। नाउ ही हैज रिजेक्टेड माई लैपटॉप बेस्ड ऑन लुक्स, सेइंग मुझको लुक्स नहीं पसंद है। दूसरा पर्सन आता है, वो मुझको बोलता है मुझको लुक्स बहुत पसंद आए,
I don't care about the features and he buys the laptop. थर्ड पर्सन आता है, ही सेज आई डू नॉट केयर अबाउट द फीचर, सॉरी हाउ इट लुक्स, डिजाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए हार्ड कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट, एंड ही बाइज द लैपटॉप. अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं फीचर की वजह से आंसर चेंज हुआ. हर कोई आया खरीदने के लिए, बट क्या हुआ, किसी ने डिजाइन को इंपॉर्टेंस दिया, किसी ने कॉन्फ़िगरेशन को इंपॉर्टेंस दिया. अब अगर ये लॉजिस्टिक एल्गोरिदम लगाते तो तीनों का आंसर विल नॉट बाय, विल नॉट बाय, विल नॉट बाय आता. डिसीजन ट्री लगाते तो बायसनेस आता, राइट. बट अगर यही रैंडम फॉरेस्ट लगा रहे हो तो क्या होने वाला है, बेस्ड ऑन द ईच न्यू फीचर तुमको आंसर मिलता, और ये हाईली एक्यूरेट आंसर रहता. कि सामने वाला का, अगर अगर मैं बोलूँ सामने वाले को डिजाइन इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव और डिजाइन का अगर रिव्यू तुम्हारा अच्छा है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू बाय योर लैपटॉप. आई एम मोर एक्यूरेट ऑन दैट. वैसे ही थर्ड पर्सन जो आता है वो कॉन्फ़िगरेशन वाला बंदा है, उसको फीचर से कुछ, डिजाइन से कुछ लेना देना नहीं है. तो अगर ऐसा लैपटॉप है मार्केट में जिसका डिजाइन इतना क्लासी नहीं है बट उसके कॉन्फ़िगरेशन हाई है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा लैपटॉप बिकने वाला है. सी रैंडम फॉरेस्ट, समझ रहे हो नाउ द एडवांटेज ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, कैसे इंपॉर्टेंट हो रहा है, कैसे एक्यूरेट आंसर दे रहा है. तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन फीचर चेंज हो रहा है ना, ये हमको डिसीजन ट्री ही दे सकता है. तो हमने क्या किया, सबसेट लेना चालू कर दिया हर एक डेटा का. जब सबसेट ले रहे हो तो तुम फीचर्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो. तो जब फीचर्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो जीनी इंडेक्स के बेसिस पे जो स्प्लिट हो रही है वो चेंज होती जाएगी. इज रैंडम फॉरेस्ट क्लियर टू एवरीवन? अभी समझ रहा है रैंडम फॉरेस्ट? यस, बाकी के लोग यस. या तो इट डिपेंड्स ऑन रो टू रो इन आवर डेटा सेट. हर रो का इंपॉर्टेंस अलग होगा. सो फॉर एग्जांपल एक रो में इंपॉर्टेंस डिजाइन को दिया है तो दूसरे में रैम को दिया होगा, तीसरे ने बैटरी को दिया होगा, हमको नहीं पता है वो चीज. तो रैंडम फॉरेस्ट क्या करेगा, बेस्ड ऑन फीचर्स अलग 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 क्या करेगा, ट्री बना के देगा. तो अगर ऐसे ट्रीज तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम्हारे पास एक्यूरेट आंसर आने वाला है. तो क्या होने वाला है, तो सामने वाला आता है, वो बैटरी पहले देख रहा है, फिर रैम देख रहा है, फिर स्टोरेज देख रहा है. तो ऐसा अगर ट्री तुम्हारे पास है जो ऐसे फीचर्स देख रहा है, तो ट्री क्या देख रहा है, पहले वो बैटरी, बैटरी के बाद स्टोरेज, रैम, रैम के बाद स्टोरेज, सी दिस ट्री इज अवेलेबल. फिर दूसरा आता है, वो देख रहा है डिजाइन स्लीक है या नहीं, ठीक है, फिर लेट से कर्व भी है या नहीं, एंड में पॉइंटेड नहीं चाहिए, सी दिस इज द आंसर. तो ऐसी बहुत सारी ट्रीज बना के देख रहा है. तो जिसके पास जो आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आता है, यही डेटा सेट है, वो आता है एंड वो अभी सिलेक्ट कर रहा है, लेट से रैम, बैटरी, तो इधर आ जाएगा तुरंत. उसको अभी पता चल गया मुझको किस ट्री को देखना है. तो जिस ट्री में बैटरी 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 है वो ट्री को वो सिलेक्ट करने वाला है फिर, एंड उसके बेसिस पे वो आंसर देगा मैक्सिमम वोट. तो जिस जिस भी फीचर को मैक्सिमम वो मिल रहा है, वोटिंग वो क्लास को डिक्लेयर हो जाएगी. क्लियर नाउ रैंडम फॉरेस्ट कैसे वर्क होगा? सी सो पावरफुल, सो पावरफुल. एंड टू बी फ्रैंक, हाफ ऑफ द एआई हैज बीन डन इन रैंडम फॉरेस्ट. सो इवन यू गाइस ट्राई टू डू समथिंग. हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंस है रैंडम फॉरेस्ट का, इट विल बी अ बूस्ट. ठीक है, तो अभी के जो इसीलिए बेस मॉडल्स बताए गए ना, बेस मॉडल्स वो मॉडल्स हैं जिनका अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको अच्छा दिखाने के लिए दूसरा एल्गोरिदम दिखा रहे हैं. कि सिंस लॉजिस्टिक में अच्छा नहीं है तो बुरा ही दिखाने के लिए नया अच्छा एल्गोरिदम की अच्छा ही दिखा रहे हैं. देखो देखो एल्गोरिदम डिसीजन ट्री ये नहीं कर पाया, रैंडम फॉरेस्ट ने ये करके दिखा दिया. ठीक है, तो ये एक चीज है. So this is all about random forest.
लेट मी जस्ट टेक टू द एल्गोरिदम एडवांटेजेस. ठीक है, इट डज नॉट सफर द ओवरफिटिंग प्रॉब्लम. ओवरफिटिंग होगा ही नहीं रैंडम फॉरेस्ट में. क्यों? बिकॉज हर फीचर के लिए अलग आंसर है. प्रायोरिटी नहीं गया ना एज कंपेयर टू डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री क्या कर रहा है? हर एल्गोरिदम को, सॉरी हर रो को, हर डेटा पॉइंट को फिट करने की कोशिश कर रहा है. रैंडम फॉरेस्ट वैसे नहीं करेगा बिकॉज उसके पास ऑलरेडी अलग अलग फीचर्स है. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कैंसल हो जाता है बायसनेस. फिर रैंडम फॉरेस्ट कैन बी यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. डिसीजन ट्री भी यूज होता था. इट कैन ऑल्सो हैंडल मिसिंग वैल्यूज. सो सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक कोई एल्गोरिदम ऐसा नहीं आया है जिसमें मिसिंग वैल्यू हैंडल नहीं कर सकते. लॉजिस्टिक में नहीं हो पाता था, लीनियर में नहीं हो पाता था, डिसीजन ट्री कहीं ना कहीं बायसनेस दे देता था. बट रैंडम फॉरेस्ट में अगर एक फीचर आता है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारे पास एक फैमिली डेटा है एंड उसमें ना एल्डरली पर्सन कितने हैं, तो अबाउट 60 लोग कितने हैं ना. हो सकता है ऐसा कि मेरी फैमिली में देर इज नो एल्डर पर्सन, तो मेरा वो ब्लैंक गया. दूसरे समझो ध्रुव की फैमिली में देर आर टू एल्डरली पीपल अबाउट 60 एज, सो ही एंटर्स टू. ऐसे ही बाकी लोगों का भी है. नाउ दिस फीचर इज इम्पोर्टेंट. तो तुम कुछ पॉपुलेशन एनालिसिस कर रहे हो, लिटरेसी या जो जो भी एनालिसिस. नाउ तुम यहाँ पर क्या फिल एने करोगे? फिल एने कर पाओगे? मीडियन से भर पाओगे क्या चीजें? इज इट लॉजिकली टू इट इज इट लॉजिकल टू पुट सच फीचर में वैल्यूज? जस्ट आंसर दिस. क्या मुझको यहाँ पे मीडियन से वैल्यूज भरनी चाहिए, मोड से वैल्यूज भरनी चाहिए ऐसे कॉलम में? क्या मुझको ऐसे कॉलम में फिल एने, मीन, मीडियन, मोड ऐसा कुछ यूज करना चाहिए एल्डरली के इसमें? क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ ध्रुव, जयराम, रोहित, रोहित पाटिल, क्या लगता है? डज इट मेक सेंस टू एंटर वैल्यूज ओवर देयर? फिल नन मतलब मिसिंग वैल्यूज डाल देना सही रहेगा क्या उस सिनेरियो में? हाँ अभिजीत, क्या लगता है? अरे कोई तो आंसर दो. अरे है या नहीं है? है, सब है. आंसर दो, क्या लगता है? तो ठीक है, ऐसे सिनारियो में तुमको मीन मीडियन मोड डालना बेवकूफी है. बिकॉज मेरे घर में जब एल्डरली लोग है ही नहीं, तो मैं अगर इसको मीन मीडियन मोड से डाल दूंगी तो तुमने तो इम्प्योर कर दिया डेटा को. मेरे घर में एल्डरली नहीं है, तो पूरा का पूरा डेटा सेट ओवरफिट, अंडरफिट, ओवरफिट क्या होने वाला है? बायस होने वाला है. तो अगर कोई डेटा आता है जहां पर एल्डरली नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से जेरोम का डेटा आ रहा है एंड उसमें एल्डरली नहीं है, वो डेटा मिस्ड है, तो मेरा प्रिडिक्शन गलत दिन होने वाला है ना, अंडरफिट को जाने वाला है वो चीज, मेरा गलत हो गया डेटा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मॉडल गलत आउटपुट दे रहा है.
Understanding why missing values are handled in random forest. then random forest अगर एक मिसिंग वैल्यू भी आ रहा है उसको एक नया फीचर समझेगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, ये चीज बाकी एल्गोरिदम्स नहीं दे पा रहे। इज इट मेकिंग सेंस नाउ? अंडरस्टूड टू एवरीवन? सबको समझा? तो वो क्या करेगा, अगर तुमने ऐसा वैल्यू दे दिया जिसमें है नहीं, तो वो ऑब्वियसली उसको प्रेडिक्शन तो देगा, बट वो गलत प्रेडिक्शन होगा, बिकॉज उसको जिस चीज पे तुमने ट्रेन किया वो ट्रेन वाला वैल्यू है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो अंडरफिट को जाएगा, गलत आंसर देने वाला है। बट वहीं पर रैंडम फॉरेस्ट क्या करेगा, उसको अलग फीचर समझेगा, वो याद रखेगा कि अगर कोई ऐसा फीचर आता है जिसमें एल्डरली वाला नहीं है, तो उसका भी आउटपुट है कुछ, एंड दैट इज द रीजन इट मेक्स सेंस इन रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखते हैं। फॉरेस्ट जनरेटिंग इज स्लो। ऑब्वियसली अगर एक फॉरेस्ट बना रहा है तो उतना टाइम लेगा, राइट? अभी फॉरेस्ट बना रहा है मतलब 100 से ज्यादा ट्रीज रहेंगे, 100 ट्रीज रहेंगे। अभी अगर डेटा सेट छोटा है और रैंडम फॉरेस्ट दे दिया, डू यू थिंक द आंसर विल बी राइट रॉन्ग? कैसा रहेगा? जल्दी प्रेडिक्शंस करके दे देगा। बट वहीं पर अगर देर आर 1 बिलियन ऑफ रोज, रैंडम फॉरेस्ट बहुत टाइम लगाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा अगर 1 बिलियन ऑफ रोज है तो। एंड इसीलिए बस इसका यही एक डिसएडवांटेज है, ट्रेनिंग बहुत टाइम लेता है इसको, ट्रेनिंग के लिए बहुत टाइम लेगा बस, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बस और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर हाउ रैंडम फॉरेस्ट इज गोइंग टू वर्क? ये आइरिस डेटा सेट वही है हम लोग करने वाले हैं, ये हम लोग करने वाले हैं वापस से। ठीक है, लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट, सो हमारा एन्जम्बलिंग खत्म होता है जहाँ पे हमने रैंडम फॉरेस्ट देख लिया, बूटस्ट्रैप देख लिया, स्टैकिंग देख लिया। कल हम एडाबूस देखेंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम मंडे आई विल स्टार्ट व्हाट, क्लस्टरिंग, एंड फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड दिस। तो आई गेस बाय नेक्स्ट वीक अपना सिलेबस खत्म मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ओके, लेट मी ओपन ड्राइव। ये रहा एग्जाम किधर ही है। Let us again take that same data set. ओके, यहाँ पे बैंक लेते हैं वापस से। ठीक है, let us run this basics pd। ठीक है, ये सब तो देखा हुआ है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। नाउ लेट अस सी बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन का मतलब होता है बैगिंग, एंड सी sklearn डॉट ensemble। सी ensemble sklearn में अलग से पैकेज है, उसके अंदर देर इज बैगिंग क्लासिफायर। तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है, बट वो किसका है? अनजम्बलिंग का है। वो बेस एल्गोरिदम में नहीं आता है। बेस मतलब जैसे लीनियर अंडरस्कोर मॉडल में लॉजिस्टिक लीनियर आ रहे थे, फिर डॉट ट्री में डिसीजन, दीज आर बेस मॉडल्स। तो ये उसमें नहीं आता, ये एनजॉम्बलिंग में अलग एक चीज क्या करेंगे, पैकेज है, उसमें ये बैगिंग क्लासिफायर आता है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी दिस बैगिंग। ओके, नहीं मेरे को सीधा रैंडम फॉरेस्ट में, हाँ। तो सी रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को कॉल किया एन एस्टिमेटर्स।
n estimators का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रीज यू वांट. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट, मेरे को यहाँ पर लिखने दो. हाँ, ये आया. So see, these are the parameters which you can tune. N estimators default 100 रहता है. It is number of trees in the forest. मतलब तुमको कितने trees चाहिए, तो यहाँ पर मैं 10 दे रही हूँ. ठीक है. Now this is there. Gini index again you know criteria. तो split करने का है, कैसे करना है, तो criteria Gini by default Gini रहेगा. Max depth and all. Let us go for maximum features. Now what are you trying to say by giving maximum features is that तुमको कितने फीचर्स के बेसिस पे आंसर्स चाहिए. सो लेट्स से देयर आर 24 फीचर्स, 24 कॉलम्स इन योर डेटा. क्या तुमको 24 के 24 कॉलम्स चाहिए, तो तुम बोल रहे हो नहीं सिर्फ ना बेस्ट 10 लो या ऐसा कुछ करो. तो ये क्या करता है, तो यहाँ पर ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो क्या, या तो ऑटो लेगा, या स्क्वायर रूट लेगा, लॉग लेगा, या कोई इंट वैल्यू लेगा, या फ्लोट वैल्यू. Now, whenever it takes an int value, like we have given it right now, यहाँ पे 10 दिया है, वो क्या करेगा, features at each split. तो क्या कंसीडर करने वाला है, एक स्प्लिट होगा ना, तो 10 फीचर्स को कंसीडर करेगा वो. तो पहला उसने समझो फर्स्ट वाला जीनी इंडेक्स निकाल के उसने रूट नोड बना लिया. रूट नोड बनाने के बाद वो सिर्फ 10 फीचर्स को कंसीडर करने वाला है. उस 10 में से वो नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 10, ऐसे कुछ होने वाला है जो मैंने अभी बताया था ना वो. अब वैसे ही देयर इज ऑटो एंड एवरीथिंग. ऑटो क्या करता है, जितने भी मैक्सिमम फीचर्स हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल देता है. तो जितने भी फीचर्स हैं, तो लेट्स से अभी जैसे मैंने कहा 24 फीचर्स है, 24 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो नियर अबाउट 4 पॉइंट समथिंग, राइट, बिकॉज 25 का है 5, तो 24 का स्क्वायर रूट होगा 4 पॉइंट. तो 4 फीचर्स को लेगा वो सिर्फ. तो यही वो चीज है बस. तो एक तरीके से मैक्सिमम फीचर्स, तुमको कितने फीचर्स चाहिए वो बताओ. द नेक्स्ट इज रैंडम स्टेट. ठीक है, रैंडमली हम कर रहे हैं. तो लेट्स से एक्सटेंड वाइड रेंज, स्प्लिट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिसीजन रिकॉल, एंड सी accuracy is quite better compared to voting classifiers. हार्ड वोटिंग एंड सॉफ्ट वोटिंग से काफी बेटर है. एंड सिर्फ 4 लाइन का कोड है, बट पीछे वो कितना रिगरसली वर्क करता है. ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज इट टू 100 एंड शो यू. सी नाउ इट टुक सम टाइम एंड सी 84. एक्यूरेसी थोड़ा उसने बढ़ा दिया. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 100 है. हम वही चीज है, 10 फीचर्स को लेके चलते हैं. इट इज फाइन बिकॉज प्रिसीजन रिकॉल बढ़ गया था उधर. नाउ लेट इज समथिंग स्टैकिंग. स्टैकिंग कैसे आता है, तो ये ना तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके अलावा थोड़ा इशू दे देगा. लेट मी सी, मुझे दे रहा है क्या, नहीं मेरे में चल गया. ठीक है, क्या किया, लॉजिस्टिक डिसीजन ट्री 2 बनाए, मॉडल लिस्ट बनाया, मेटा मतलब बेस मॉडल बनाया. तो ये स्टैकिंग में हमने देखा था. स्टैकिंग में इसके पैरामीटर्स को कॉल किया, क्लासिफायर्स और क्या, नॉर्मल, ट्रेन किया. ठीक है, ये इसके पैरामीटर्स. तो देखो उसने लॉजिस्टिक पहले लगाया, लॉजिस्टिक का पूरा उसने लिखा, फिर डिसीजन ट्री लगाया, फिर डिसीजन ट्री का उसने लिखा, मेटा क्लासिफायर लगाया, उसके बारे में लिखा. एंड नाउ विल डू प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. ठीक है, इज इट क्लियर. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस रैंडम फॉरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है रैंडम फॉरेस्ट.